हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साइंस की पिछली क्लास में हम लोगों ने पीएच मान स्टार्ट किया था, पीएच वैल्यू और पीएच स्केल को अच्छे से समझा था। और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इसमें पहला है जीव जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। तो हमारा शरीर जो है 7 से लेकर 7.8 के मान के बीच कार्य करता है, यानी कि इतने मान जो है 7 से लेकर 7.8 इतने मान तक हमारा शरीर का जो पीएच है वो संतुलित रहता है। इससे कम या अधिक होने पर शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। जलीय स्रोतों का पीएच अम्लीय वर्षा के कारण 5.6 तक पहुंच जाता है तो जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। ठीक है, जितने भी जलीय स्रोत हैं जैसे कि नदियाँ, नहरें और झीलें, तालाब आदि, उसमें जब अम्लीय वर्षा के कारण उनका पीएच मान 5.6 तक पहुंचता है तब इनमें रहने वाले जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनके लिए जीवन कठिन हो जाता है। ठीक है, उनकी उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। नेक्स्ट है मृदा पीएच। तो मृदा का पीएच 7 होने पर अधिकांश पौधे सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं, यानी कि मृदा का पीएच भी मेंटेन होना चाहिए, है ना। तो कई पौधों के लिए तो पीएच 7 ही होना चाहिए, अधिकांशतः पौधों के लिए, लेकिन कुछ पौधे होते हैं तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको उगाने के लिए कुछ पीएच का मान कुछ कम या कुछ अधिक रखना पड़ता है। तो मृदा का पहले पीएच ज्ञात करते हैं, है ना। और ऐसे ये आदर्श पीएच होता है 7। नेक्स्ट है पाचन तंत्र का पीएच। उदर में पाया जाने वाला HCl पाचन में सहायता करता है। बिगड़ी हुई पीएच परिसर को सही करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे प्रति अम्ल भी कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं? प्रति अम्ल, क्योंकि यह अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। ठीक है, उदर यानी कि हमारे पेट में HCl पाया जाता है, HCl नाम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। लेकिन कभी कभी अपच आदि के कारण भी HCl जो है इसके संतुलन में गड़बड़ी आ जाती है। ठीक है, ये संतुलित अवस्था में नहीं होता है तो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए औषधि का यूज़ किया जाता है, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? प्रति अम्ल कहते हैं। प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड। और इसे प्रति अम्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है, यानी कि जो पेट में अम्ल बनता रहता है अधिक मात्रा में, इस औषधि को लेने से उसका प्रभाव जो है क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है दंत क्षय। तो दांतों का इनेमल यानी कि दंत वल्क, ये किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, ये नोट करने वाली चीज़ है। दांतों का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। दांत का इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट पदार्थ बचे होते हैं, वो बैक्टीरिया के द्वारा निम्नीकृत होकर अम्ल उत्पन्न करते हैं या अम्ल का निर्माण करते हैं। जब भोजन कर लेते हैं तो मुंह में या दांतों में या मसूड़ों में कुछ खाने के ही पदार्थ, कुछ छोटे छोटे टुकड़े बचे रहते हैं। अगर सही से मुंह की सफाई न की जाए तो ये बैक्टीरिया के द्वारा निम्नीकृत होने लगेंगे और अम्ल का निर्माण करने लगेंगे। ठीक है, और अधिक अम्ल के निर्माण होने से जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होने लगता है, 5.5 से कम होने लगता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है और जिसे रोकने के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे टूथपेस्ट का उपयोग किया जाना चाहिए जिसमें क्षार मिला हो।
नेक्स्ट हेडिंग है पशुओं और पौधों में उत्पन्न रसायन। तो कुछ कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी आदि के डंक में अम्ल होता है, और जब ये डंक मारते हैं तो जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। ठीक है। और डंक मारे गए अंग में जब बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है तो ये अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उदासीन कर देते हैं और आराम मिल जाता है। इसी प्रकार से एक पौधा है नेटल। तो नेटल में भी कटीला, मतलब नेटल की पत्तियों में या पूरे पौधे पर ही कांटेदार संरचना पाई जाती है। ठीक है। और गलती से भी छू जाने पर ये डंक वाले जो बाल होते हैं इनमें मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक है। तो जब गलती से छू जाता है तो ये मेथनोइक अम्ल शरीर में प्रवेश कर जाता है और जिसके कारण भी जलन उत्पन्न होने लगती है ना। तो जैसे कीट है मधुमक्खी, इसी प्रकार से अन्य भी कीट हैं जैसे बर्रे वगैरह है, तो ये सब में भी, और जो अन्य भी कई प्रकार के कीट हैं, चींटी है, चींटी में भी पाया जाता है। इस प्रकार से चींटी जब काटती है तो जलन का अनुभव होता है। नेक्स्ट हेडिंग है अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक लवण का निर्माण करती है। ठीक है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो एक यौगिक लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस का। से रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है। ये देखिए जिंक है, जिंक क्या है, धातु है ना। और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, अम्ल है। तो ये ZnSO4 यानी जो है लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जिंक की अभिक्रिया HCl से कराई गई तो ZnCl2 बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। नेक्स्ट है फेरस की अभिक्रिया HCl से कराई गई, FeCl2 बना, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट हेडिंग है क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया। इससे पहले अभी हमने पढ़ा अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अब है क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो प्रबल क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यहाँ देखिए रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, जिंक क्या है, धातु, और ये क्या है, प्रबल क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो बना रहा है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है अम्ल की धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है जब, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक है। यहाँ मैंने इसे रिएक्शन के माध्यम से ही शो किया है। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं कि जब धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। ठीक। चलिए यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है। सोडियम क्या है, धातु है, और धातु का कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जब H2SO4 का नाम क्या है आप लोग स्वयं लिखेंगे। सोडियम कार्बोनेट जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम सल्फेट जो कि लवण है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, फिर बनाता है H2O यानी कि वाटर और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है ना धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट से, ये सोडियम क्या है, धातु है, HCO3 लगाए यानी कि ये क्या हो गया, सोडियम का बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम धातु का बाइकार्बोनेट। ठीक। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब HCl से अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो बना रहा है सोडियम क्लोराइड जो कि क्या है, लवण है, और वाटर बना रहा है और साथ में बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड।
ओके, नेक्स्ट हेडिंग है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, लवण और जल बना रहा है। धातु ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड है ये, है ना। कॉपर क्या है, धातु है, तो धातु का ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड। अम्ल क्या है, HCl, अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर क्लोराइड बनाता है। कॉपर क्लोराइड क्या है, लवण, और साथ में जल का निर्माण हो रहा है। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक, धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अधातुओं के ऑक्साइड यानी कि जलीय ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड भी जो है अधातुओं के ऑक्साइड जो है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। यहाँ क्या था, धातु ऑक्साइड था, वो अम्ल के साथ क्रिया करते थे तो लवण और जल बनाते थे। यहाँ क्या है, क्षारक है। हाँ, अधातुओं के ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। और CO2 क्या है, अधातु है, गैस है ना, ये कोई धातु तो है नहीं, तो ये अधातु है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 से जब अधातु से जब क्रिया कर रहा है तो सोडियम कार्बोनेट बना रहा है जो कि लवण है, और साथ में बन रहा है वाटर। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हो रही है जब अधातु CO2 से, तो कैल्शियम कार्बोनेट लवण बन रहा है और साथ में बन रहा है वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है तो बना रहा है सोडियम सल्फाइड और H2O। नेक्स्ट हेडिंग है अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं और इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक, और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, इसे ही कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, क्षारक है, और HCl अम्ल है, तो क्षारक और अम्ल अभिक्रिया कर रहा है तो बना रहा है NaCl साथ में H2O। नेक्स्ट हेडिंग है प्रबल एवं दुर्बल क्षारक। वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- देते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि KOH, NaOH तथा BaOH का होल ट्वाइस। फिर से सुन लीजिए, वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं और क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, तो उन्हें हम कहते हैं क्षारक। जैसे कि एग्जांपल में है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब आयन कराया जाता है तो ये पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दो भागों में टूट जाता है। नेक्स्ट है वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं दुर्बल क्षारक। जैसे कि NH4OH, AlOH का होल थ्राइस आदि। AlOH का होल थ्राइस यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब आयनित किया जाता है, वियोजित किया जाता है, तो ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो रहा है, एल्युमिनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में
परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल प्रबल क्षार का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? KOH, NaOH, BOH का होल ट्वाइस। इसी प्रकार से दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल क्या है? NH4OH, AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, यहाँ से छांटने के लिए भी क्वेश्चन बनता है कि प्रबल क्षार छांटिए या दुर्बल क्षार छांटिए। यहाँ देखिए विभिन्न क्षारों का जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम। सबसे अधिक प्रबल क्या है? KOH, उसके बाद NaOH, उसके बाद है NH4OH और इसके बाद है BaOH का होल ट्वाइस। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।